बिहार विधानसभा के लिए एनडीए ने 31 अक्टूबर को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि 28 अक्टूबर को महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था और इस घोषणा पत्र में क्या बातें कही गई, खास तौर से अल्पसंख्यकों के संबंधित, उस पर हमने एक तफसीली वीडियो बनाया था। आज हम बात करेंगे कि एनडीए ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है उसमें क्या खास बात है और ख़ास तौर से अल्पसंख्यकों से संबंधित जो एनडीए ने आज घोषणा पत्र जारी किया उसके सबसे ख़ास बात यह थी, जो कि आज वो चर्चा का भी विषय है, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर यह महज 26 सेकंड का था। इसमें चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार थे और साथ में जो भाजपा और उनके जो अलायंस पार्टी के लोग हैं वो नेता भी थे। लेकिन इससे प्रेस सम्मेलन को किसी भी नेता ने संबोधित नहीं किया। नीतीश कुमार ने भी कुछ नहीं कहा, किसी दूसरे नेता ने भी संबोधित नहीं किया। इससे पता चलता है कि मीडिया से एक तरह से बचने की कोशिश की गई। इस पर कोई बातचीत नहीं की गई संवाददाता सम्मेलन में। हालांकि ये ख़ास मौका था, संवाददाताओं को बताया जाता, मीडिया को बताया जाता कि एनडीए ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है उसकी क्या ख़ास बात है, लेकिन कुछ नहीं कहा गया, बल्कि 26 सेकंड में ही ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई और फिर जो लोकार्पण की जो प्रक्रिया होती है, एक रस्म अदायगी होती है, उसको पूरा किया गया। कहते पॉइंट 26 सेकंड का एक नेता लोग आए, अमित शाह जी भी और 26 सेकंड अभी कुछ मीडिया के साथ मिले, वो कह रहे हमारी जिंदगी के इतिहास के अंदर पहली बार कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस 26 सेकंड। और बाद में उनके जो डिप्टी सीएम बीजेपी के नेता थे उनको एक्सप्लेन करना है। इसका मतलब है कि आप लोग क्या क्वेश्चन कर लेते, नीतीश कुमार जी से हिसाब पूछ देते, आप अमित शाह जी को उसके डर के मारे पक गए तो कह नहीं हम मोदी जी मिलती नहीं है मीडिया। ये डेमोक्रेसी में खतरनाक संकेत होते हैं। ये डेमोक्रेसी खतरनाक संकेत है कि प्रधानमंत्री मिले नहीं मीडिया। मीडिया में अगर मैनिफेस्टो एक इम्पोर्टेंट घटना होती है चुनाव के अंदर, उसमें आप खाली मुंह निकालने के लिए आगे मांगे इतना क्यों डरते हैं मीडिया से? तो ये समझ के परे हम लोगों के पर ये संकेत मिलता है डेमोक्रेसी में इनका विश्वास नहीं, मेरा आरोप इनका बन गया है। ये मुखौटा पहने हुए हैं डेमोक्रेसी का और सरकार मानते धर्म के नाम पर ये मीडिया को, देश को, समाज को समझ। 28 अक्टूबर को जो महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी हुआ था उस मौके पर न सिर्फ तेजस्वी प्रसाद यादव जो कि सीएम फेस हैं महागठबंधन का, उन्होंने विस्तार से अपने घोषणा पत्र के बारे में लोगों को बताया था, मीडिया को बताया था। इसके अलावा जो उनके सहयोगी दल हैं बाकी 6, सबके नेताओं ने घोषणा पत्र के बारे में जो उसकी विशेषता है उसके बारे में बात की। लेकिन एनडीए के किसी भी नेता ने, नीतीश कुमार ने भी एक शब्द भी संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए नहीं कहा, मीडिया से कुछ नहीं कहा। इस सिलसिले में हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं आरजेडी के सीनियर लीडर सैयद मुहिबुल हसन साहब। आपने भी जो घोषणा पत्र जारी किया उसका नाम है संकल्प पत्र, और एनडीए ने भी जो घोषणा पत्र जारी किया उसका भी नाम है संकल्प पत्र। आप दोनों के संकल्प में क्या फर्क? देखिए, हमारा संकल्प का डिफिनेशन और घोषणा पत्र का डिफिनेशन आप देखिएगा, दोनों में अंतर है। जो नफरती दोस्तों का अलायंस में जो अपना, मैं इनको एनडीए को नफरती दोस्त अलायंस नहीं, ये जितने नफरती लोग हैं उन लोग के एक जमात है उसको वही है। ये 20 साल से सरकार में, बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में 20 साल से सरकार काम कर रही है। 11 साल से ज्यादा हो गया कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी की सरकार है, बिहार में।
जिन बातों का उन्होंने अपने घोषणा पत्र में वर्णन किया है, उन बातों को इम्प्लीमेंट करने का ऐसा तो नहीं था कि मौका नहीं मिला। हमारे तेजस्वी जी ने जो संकल्प पत्र जारी किया है, जो घोषणाएं की है, इसमें अलायंस में हमको 17 महीना का समय मिला था। जो हमने 2020 में जो घोषणा या संकल्प पत्र जारी किया था, जो घोषणा जारी किया था, हमको और नीतीश कुमार के अलायंस में काम करने का 17 महीने का मौका मिला। हमने प्राथमिकता के आधार पर अपने घोषणा पत्र के एक क्लॉज को लागू करने का काम किया, वो था नौकरी देने की बात। हम जब घोषणा पत्र 2020 में जारी कर रहे थे, जब नौकरी के बारे में सभाओं में हमारे नेता कहने लगे, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते थे कि अपने बाप के घर से पैसा लाएगा। और जब अलायंस की बात हुई तो तेजस्वी यादव ने शर्त रखा कि हमारा जो घोषणा पत्र है, जिसमें हमने जो घोषणा की है, उस पर हम अमल करेंगे। और इसी समझौते के तहत अलायंस बना था, जो 17 महीने तक चला। तो तेजस्वी यादव ने 17 महीने में 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो वैकेंसीज थे, उसको कलेक्ट कराकर वो आगे काम करना चाह रहे थे। तब तक ये चर्चा होने लगी कि तेजस्वी प्रसाद यादव पॉपुलर हो रहे हैं, अलायंस तोड़ा जाए, अलायंस तोड़ा जाए। तो नीतीश कुमार का जो नफरती चेहरा था, वो अपने नफरती दोस्तों के साथ जाकर अलायंस में शामिल हो गया। हमने जिन बातों की घोषणा की है, आप देखा होगा कि 20 दिन का पीरियड बहुत मामूली पीरियड होता है। 14 तारीख को रिजल्ट होगा, 2-3 दिन लगेगा शपथ ग्रहण में। शपथ ग्रहण के बाद 20 दिन का हम समय ले रहे हैं कि हम नौकरी के बारे में बड़ी घोषणा करेंगे। पटना विश्वविद्यालय को जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए जब से नीतीश कुमार पावर में आए, उसके पहले से चर्चा हो रही थी। नीतीश कुमार जब से पावर में आए, उन्होंने लोगों से वादा किया कि हम पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाएंगे। घोषणा पत्र में इसकी कोई चर्चा नहीं। लॉ एंड ऑर्डर पर कारगर कदम क्या होगा? कल देखिए वहां मर्डर हो गया, आज थोड़ी देर कबल आरा में बाप बेटी का मर्डर हो गया। मतलब गोली चलाना तो ऐसा लग रहा है कि इसे पटाखा फोड़ेगा। इनका लॉ एंड ऑर्डर पर कुछ नहीं है। विकास का कोई रोड मॉडल जो है, इन्होंने कहीं नहीं किया है। तो इनकी घोषणा पत्र पर न जनता विश्वास करने वाली है, न हम लोग विश्वास करने वाले। बिहार की जनता भी इनकी घोषणाओं पर विश्वास नहीं। आपने कहा कि महिलाओं को सम्मिलित करेंगे, 2 लाख रुपए आप दीजिएगा, कर दीजिएगा, कि इंटरेस्ट फ्री दीजिएगा, कि आप सहायता दीजिएगा। आपने सहायता शब्द का इस्तेमाल किया है। ये 2 लाख रुपया जो महिलाओं को, अभी जो आपने 10,000 रुपया दिया, ये तो इंटरेस्ट का पैसा, इस पर तो आपको ब्याज के साथ आप इससे पैसा वसूलिएगा। कि 2 लाख रुपए के बारे में आपने स्पष्ट नहीं किया कि अब 2 लाख रुपए जो देते हैं, ये इंटरेस्ट फ्री है या किस काम के लिए दे रहे हैं। और आज 1 लाखपति बनाने का जो इन्होंने घोषणा किया है, लाख रुपए का क्या माने है? अभी देखिए, एक संस्था, उसका आपने ही इंटरव्यू लिया है, सिविल सोसाइटी की महिलाओं ने सर्वे किया, 20 जिलाओं में उन्होंने घुमा है। वहाँ महिलाएं तराही तराही कर रही हैं। जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, वो उनका जान लेने के लिए तैयार है। कितनी औरतें आत्महत्या के लिए, परिवार ने आत्महत्या कर ली। महिलाओं पर के बारे में जो आप कह रहे हैं कि हम सशक्त बनाया, किन महिलाओं को सशक्त बनाया भाई? आप करोड़पति बना सकते हैं, लेकिन जो आपके यहाँ गरीबी रेखा में यह हालत है कि 5 किलो अनाज लेने के लिए करोड़ों की संख्या। तो अगर वो गरीबी रेखा के नीचे है, तब ना आपका 5 किलो अनाज ले रहा है। तो गरीबी दूर करने के बारे में आपने कहीं कोई चर्चा नहीं किया। आप कह रहे हैं, कल अमित शाह ने कहा कि जमीन नहीं, इसलिए उद्योग नहीं लग रहा, और आप अडानी को 10,500 एकड़ जमीन आप भागलपुर में दे दिया। तो आपकी नीयत साफ है कि यहाँ से रेवेन्यू कलेक्शन करेंगे, यहाँ से लूटेंगे और गुजरात में इंडस्ट्री बनाएंगे, यहाँ से लूटेंगे, ये हम ऐश करेंगे। आप स्वदेशी का नारा दे रहे हैं, स्वदेशी या विदेशी के बारे में आपने कोई स्पष्टता अपने मैनिफेस्टो में नहीं किया। अब बात करते हैं कि अल्पसंख्यकों से संबंधित, मुसलमानों से संबंधित, ये बड़े आश्चर्य की बात है, बहुत ही हैरत की बात है कि जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कहते थे मुसलमानों के बारे में कि सबका साथ सबका विकास की बात करते थे, लेकिन इस घोषणा पत्र में, इंडिया के घोषणा पत्र में कहीं भी ना अल्पसंख्यक का जिक्र है शब्द, ना मुसलमान का जिक्र है। जहाँ तक इसे अगर एक शब्द में एक वाक्य में कहा जाएगा तो इसे ये मुस्लिम मुक्त घोषणा पत्र है इंडिया का, और इसमें कुछ भी नहीं कहा गया है मुसलमानों के ताल्लुक से या अल्पसंख्यकों के ताल्लुक से। जहाँ तक हम महागठबंधन के
घोषणा पत्र की बात करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया, तो एक बार फिर से उसको दोहरा देते हैं कि महागठबंधन ने पेज नंबर 24 पर अपने घोषणा पत्र में 11 पॉइंट्स में अल्पसंख्यकों के बारे में कुछ वादे किए हैं। हर एक वादे पर हम डॉक्टर मोहब्बिब हसन साहब से बात करेंगे। पहले पॉइंट में कहा गया है कि अल्पसंख्यक समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी, वक्फ संशोधन विधेयक पर रोक लगाई जाएगी और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी बनाते हुए इसे समुदाय के लिए अधिक कल्याणकारी और उपयोगी बनाया जाएगा। हम लोग देख चुके हैं कि तेजस्वी यादव जब भी वक्फ पर कोई धरना होता था, प्रदर्शन होता था, उसमें वो आते थे, खुलकर सपोर्ट किया उन्होंने। लेकिन दूसरी तरफ जेडीयू के नेता नीतीश कुमार ने एक शब्द भी वक्फ कानून या उससे पहले वक्फ बिल के बारे में नहीं कहा। तो इसका जिक्र जो है, इस तरह का जिक्र जो है वो एनडीए के घोषणा पत्र में नहीं है। इससे क्या लगता है कि वो जो वक्फ को हड़पने की जो एक योजना के बारे में कहा गया था, वो सही साबित हो रही है? सही साबित हो रही है। पार्लियामेंट में इन्होंने जो वक्फ लूट बिल आया, वक्फ संपत्ति को लूटने के लिए जो बिल लाया है, उसमें तो इन्होंने नीतीश कुमार ने समर्थन किया। इंडिया अलायंस के सारे लोगों ने इसका विरोध किया। ये वक्फ दाताओं ने जिस नियत के साथ अपनी संपत्ति को वक्फ किया है, उसका सही माने में इस्तेमाल होना चाहिए। तो इनकी नियत तो रही है कि लूट के अडानी अंबानी को देने का, तो उसमें तो नीतीश कुमार बराबर के साझेदार है। इन्होंने वक्फ बिल को तो समर्थन दिया, इन्होंने चंद्रबाबू नायडू दिया। अगर ये समर्थन नहीं देते तो बिल गिर जाते। तो हमारे नेता का कहना है कि हम अपने स्टेट में किसी भी तरह से ये उनका जो एक्ट है उसको हम लागू नहीं। एक दूसरा पॉइंट है जिसमें कहा गया कि सांप्रदायिक उन्माद, उत्पाद, हिंसा, हेट स्पीच और मॉब लिंचिंग पर सख्त रोक लगाई जाएगी तथा अपराधियों को त्वरित और कठोर सजा दी जाएगी। हाल के दिनों में हम लोगों ने देखा कि कई जगह पर मुसलमानों के खिलाफ मॉब लिंचिंग के वाक़यात हुए हैं। हेट स्पीच, उसमें तो गिरिराज सिंह भी बहुत माहिर हैं। तो क्या इस टाइप की चीज़ों से निपटेंगे आप लोग? निपटेंगे, मंत्री हो या संतरी हो, हेट स्पीच देंगे 14 नवंबर के बाद उनको जेल जाना निश्चित है और कठोर से कठोर सजा हो। एक और पॉइंट था कि पिछड़े मुस्लिम समुदाय की समानता और उन्नति सुनिश्चित करने के लिए सच्चा समिति की सिफारिशों को लागू किया जाएगा। और दूसरे जगह है, आप लोगों ने कहा है कि पसमानदा मुसलमानों को हर प्रकार के न्याय के दायरे में लाकर उनकी आर्थिक और शैक्षणिक उन्नति के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। जैसा कि हमने इससे पहले भी कहा कि पसमानदा मुसलमान का जिक्र ख़ास तौर से नरेंद्र मोदी क्या करते थे वोट लेने के लिए, लेकिन हैरत की बात है कि खुद उनकी पार्टी ने इस चुनाव में एक भी टिकट मुसलमान को नहीं दिया है और जेडीयू ने सिर्फ 4 टिकट दिया है। तो क्या पसमानदा मुसलमान पर आपका फोकस रहेगा? देखिए, हमारा फोकस हर उस आदमी पर रहेगा जो समाज के पंक्ति में खड़ा है। मुसलमान में गरीबी बहुत है, एडुकेशन की कमी है। तो हमारे नेता का चिंता है इस बात की कि जब बिहार का विकास तभी होगा जब समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का विकास होगा। तो उसमें सबसे ज्यादा पसमानदा का मतलब है कि बदहाल। तो जो बदहाल लोग हैं, जो गरीबी से जूझ रहे हैं, शिक्षा का अभाव है, रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, उन पर उनकी प्राथमिकता है और ये काम में वो आगे बढ़ेंगे। इसमें मुसलमान भी शामिल है। उन्होंने स्पष्ट कॉलम भी कर दिया, ये पसमानदा मुसलमान, अल्पसंख्यक नहीं लिखा, पसमानदा मुसलमान लिखा है। तो मुसलमानों में गरीब होता है। आप चले जाइए अररिया के इलाके में, सीमांचल के इलाके में, इधर बगहा बेचा के इलाके में गरीबी बहुत है। तो उस पर इनका फोकस गया, जो अब तक के इतिहास में कभी किसी सरकार ने इस पर फोकस नहीं किया था। एक पॉइंट है उर्दू के बारे में। कहते हैं कि उर्दू जो बिहार की दूसरी राजभाषा है के संरक्षण और विकास के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। पिछले पूरे 20 साल के दौरान अगर देखा जाएगा तो उर्दू की बदहाली हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। और उर्दू को लेकर के कई तहरीक भी चली है हाल के दिनों में। और एक सबसे बड़ी बात जो ये देखी गई कि उर्दू से मुतल्लिक जो इदारे हैं वो डिफंक्ट हो गए। ख़ास तौर से आप देखें तो बिहार उर्दू अकेडमी हो या फिर उर्दू परामर्शदात्री समिति यानी कि उर्दू मशावरती बोर्ड, तो ये 8 साल से डिफंक्ट है, 7-8 साल से डिफंक्ट है। इसके अलावा आपको किसी भी कार्यक्रम में जो सरकारी कार्यक्रम में
उर्दू आपको नज़र नहीं आएगी। ये रोड है या पुल है या पुलिया है या जो निशान है सड़क के या दफ्तरों के नाम भी आपको कई जगह जो है वो उर्दू में नज़र नहीं आएंगे। तो क्या आप इस चीज़ को, एक सबसे बड़ी बात ये है कि लालू यादव के सरकार में ही हर थाने में उर्दू मुलाजिम को नियुक्त करने की बात हुई थी, लेकिन नीतीश सरकार ने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया। थाने थाने में उर्दू लोग अब बहाल नहीं होंगे। तो आप क्या उर्दू के साथ किस तरह इंसाफ करें? देखिए, केंद्र सरकार ने, जब कांग्रेस की सरकार थी, तो केंद्र सरकार ने मुसलमानों के फलाह या अल्पसंख्यकों के फलाह के लिए एक 15 पॉइंट प्रोग्राम लाया, जो स्टेटों में भी लागू था। लालू यादव जी की सरकार में 15 सूत्री पर पूरा अमल हुआ, उसमें उर्दू का विकास किया। तो लालू यादव की सरकार जब थी तब रफ्तार जैसे पकड़ रही थी, तब तक तो परिवर्तन हो गया। 20 साल में नीतीश कुमार ने 15 पॉइंट प्रोग्राम पर कोई काम नहीं किया, कमेटी नहीं बनी, कोई काम उसका नहीं हुआ। उर्दू के मामले में जो उर्दू यूनिट की जो स्कूलें थी, उसको कन्वर्ट कर दिया गया हिंदी स्कूल में। बड़े पैमाने पर उर्दू स्कूल को हिंदी स्कूल में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये नफरती लोग हैं, ये किसी भी तरह से सबसे पहले किसी कौम को ख़त्म करने के लिए उसका एजुकेशन सिस्टम खत्म करना है। मदरसा को एकदम ख़त्म पर लाते हैं, मदरसा अपने लास्ट स्टेज पर है, उर्दू यूनिट स्कूल ख़त्म हो गया। सरकार अगर चाहती तो सीबीएसई स्कूल में भी हम अपने स्टेट में उर्दू को लाजमी कर सकते हैं कि उर्दू की पढ़ाई हो, उर्दू के टीचर हों। तब तो स्टेट गवर्नमेंट की जो अपने स्कूल है वहाँ से तो उर्दू का मामला खत्म हो गया, क्योंकि केंद्र सरकार के से एफिलेटेड स्कूल पर ये क्या कर सकते हैं। तो इनकी नीयत में ही खोट रही है शुरू से आज 20 साल की सरकार में इनकी नीयत में खोट है, इसलिए इन्होंने अल्पसंख्यक का कोई चर्चा भी नहीं किया, मुसलमानों की कोई चर्चा भी अपने घोषणा पत्र में नहीं किया। आपने अपने घोषणा पत्र में एक और पॉइंट कहा है कि वर्तमान में राज्य में संचालित सभी अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं की कार्यकुशलता बढ़ाई जाएगी और अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। आपने तो ये कहा, लेकिन जब हम एनडीए का घोषणा पत्र देखते हैं तो उसमें ये कहते हैं कि अनुसूचित जाति वर्ग का कल्याण, उसका तो जिक्र करते हैं, उसके अलावा लेकिन मुसलमानों या अल्पसंख्यकों का जिक्र नहीं करते हैं। आपके घोषणा पत्र में एक अल्पसंख्यक से संबंधित एक मामला है, बौद्ध गया स्थित बौद्ध मंदिरों का प्रबंधन बौद्ध समुदाय के लोगों को सुपुर्द किया जाएगा। तो आपके घोषणा पत्र में तो मुसलमान का भी जिक्र है और बौद्ध का भी जिक्र है, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? नहीं, हमारे कहा कि हम पूरी तरह से सेकुलर हैं। ये नहीं कि कोई तुष्टिकरण, जो ये लोग कहते हैं कि तुष्टिकरण अपीजमेंट की बात, वो अपीजमेंट की बात नहीं है। हमको लीगल सेंस में विकास करना है। तो जब तक समाज के सभी समुदाय, सभी जाति, सभी बिरादरी के लोगों का विकास नहीं होगा तो बिहार का विकास नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि मुसलमान और हिंदुओं का विकास हो गया और बुद्धिस्टों का नहीं होगा, क्रिश्चियनों का नहीं होगा, पंजाबियों का नहीं होगा, पारसियों का नहीं होगा, तो विकास कहाँ होगा? विकास का मतलब कि सब लोग विकास करें। तो यहाँ बराबरी में सब लोगों के विकास की चर्चा की। एक दूसरी चीज़, जैसा कि आप देख रहे हैं हाल के दिनों में कि नीतीश कुमार बिल्कुल ही उनकी हैसियत ख़त्म होती जा रही है एनडीए में और बीजेपी हावी होती जा रही है, उसका ही नतीजा इस घोषणा पत्र में, एनडीए के घोषणा पत्र में नज़र आ रहा है कि उन्होंने एक चैप्टर बनाया है आध्यात्मिक पर्यटन का वैश्विक केंद्र। इसमें उन्होंने माँ जानकी मंदिर और रामायण, जैन, बौद्ध, गंगा सर्किट का जिक्र किया है, उसके विकास का जिक्र किया है, लेकिन सूफी सर्किट का इसमें जिक्र नहीं है। तो इससे पता चलता है कि ये जो एनडीए का घोषणा पत्र बना है वो दरअसल वो बीजेपी का घोषणा पत्र है। इसको क्या कहेंगे? ये बीजेपी का नहीं, बीजेपी का भी नहीं है। जो आरएसएस का जो अपना मनुस्मृति की जो बात है, आरएसएस का जो है वही उसी उस पर ये इनका घोषणा पत्र है। 18% आबादी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। इसके अलावा बुद्धिस्टों की भी आबादी, बुद्धिस्टों के बारे में भी कोई चर्चा उन्होंने नहीं किया, किसी अल्पसंख्यक का जिक्र नहीं देखा ही नहीं। तो इस तरह से ये 18% मुसलमान और लगभग 2% जो दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनका जिक्र एनडीए के घोषणा पत्र में नहीं है। इस तरह से बिहार के लगभग 20% आबादी को एनडीए ने अपने घोषणा पत्र से बाहर कर दिया है। ये एक तरह से बहुत बड़ा हथियार महागठबंधन को दे दिया गया है। अब देखना यह है कि महागठबंधन इस एनडीए के घोषणा पत्र को किस तरह से अपने चुनावी मुहिम में
इस्तेमाल करता है। क्या मुसलमानों का जो कहते हैं बीजेपी की तरफ से आया कि बयान आया कि मुसलमानों वोट नहीं देते बाबूलाल मरांडी ने कहा। रेशियो तो बहुत कम रहता ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और दूसरे तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जो चाहे मुफ्त अनाज योजना हो, चाहे मुद्रा योजना हो, चाहे माननीय नीतीश कुमार जी की मुफ्त बिजली योजना हो, बच्चों को 4 लाख ब्याज मुक्त ऋण देने की योजना हो, हम कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं। इसीलिए बिहार के प्रत्येक नागरिक को समझना चाहिए कि इस तरह की सरकार जो रोजगार में, नौकरी में, विभिन्न लाभकारी योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं करती हो, उसको भी बिना भेदभाव के वोट दिया जाए।